Hello, class ninth. So now we are going to start economics. Economics. I know this subject is new for you. Yes, क्योंकि क्लास 8th तक तो ये पढ़ा ही नहीं था. क्लास 8th में उस लेवल पर इकोनॉमिक्स को नहीं पढ़ाया गया था जैसा वो है. तो इफ़ वी जस्ट डिफाइन इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स इन फैक्ट? So you can say the study or principles of the way money, business and industry are organized. Means how they organized, how they controlled, how they managed. Means money, business and industries. Is it okay? So economics studies the production. Do you know? Means whatever just produces for you, just like your pencil, pen, scale, stationery, bags, books, notebooks and all the things. Means these are in machine made, handmade, whatever the production is there, right? So that studies production, distribution, how the things travel from the manufacturing unit to the market, and consumption, means who conserve the things, who consume the things, who the consumer and the customer of the things. Means if you buy a toffee, chocolate, ice cream from a confectionery and you purchase it and just eat it, means you are also the joint in the chain of economics. If you just expenses on your daily needs. So study of production, distribution and consumption of goods and services. So this is economics, right? मीन्स कोई भी एक वो स्टडी जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन को, गुड्स के, सर्विसेज के कंजप्शन को, प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया जाता है, उसको मैनेज किया जाता है कि वो किस तरह से वर्क करते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, वो कैसे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकते हैं या वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, या एक्सपेंसेस कितने होंगे, इनकम्स क्या होंगी. मीन्स सिंगल पैनी का भी जब आप जो हैं हिसाब रखते हैं तब आप इकोनॉमिक्स को यूज़ करते हैं. इज़ इट ओके? सो उस इकोनॉमिक्स को पढ़ाने के लिए जो स्टार्टअप जो कोर्स है एनसीईआरटी में, वो है फर्स्ट चैप्टर, ये है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. वैसे इसका जो चैप्टर नेम है वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं, प्रोडक्शन में क्या होता है. प्रोडक्शन का मीनिंग आप अगर सिंपली समझें तो प्रोडक्शन का मतलब हुआ कि एक मिल्क, राइट, रॉ मटेरियल है और उससे आपके घर पे आपकी मदर ने, आपकी ग्रैंड मदर ने या किसी ने भी आपके लिए आइसक्रीम बना दिया. उसको फ्रिज में डाला, भी गर्मी हो रही है ना, तो मिल्क से आइसक्रीम सबसे अच्छा होता है. तो मिल्क से आइसक्रीम बना दिया. मिल्क रॉ मटेरियल था, राइट, RW रॉ मटेरियल, मिल्क, और उसको आइसक्रीम बना दिया गया आपके लिए. अब ये हाउस होल्ड है, घर में ही बना है. अब यही कंपनीज करती हैं. जब कंपनीज करती हैं तो वो क्योंकि वो उसको सेल करने के लिए कर रही हैं, तब ये ब्रॉडर मीनिंग में आ जाता है प्रोडक्शन. प्रोड्यूस हुआ है कुछ भी, मीन्स रॉ मटेरियल से कुछ भी फिनिश गुड, एक फिनिश्ड गुड, सेलेबल, रेडी टू सेल, एक प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया. तो ये पढ़ाने के लिए एनसीईआरटी एक विलेज का एग्जाम्पल लेता है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरह से काम करते हैं, उनको क्या क्या उनके लिए नेसेसरी आइटम्स होते हैं, कैसे प्रोडक्शन बनता है, किस एक एरिया में वो प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर किन क्या क्या रिक्वायरमेंट्स
आनी चाहिए, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, ये सभी कुछ स्टडी करने के लिए एक विलेज की स्टोरी को यूज़ करते हुए आपको प्रोडक्शन के फैक्टर्स पढ़ाए जाते हैं। इज इट ओके? तो पालमपुर का एक स्टोरी है। पालमपुर एक इमेजिनरी वो है, वैसे तो विलेज कोई एक्चुअल में विलेज नहीं है इंडिया के में, या कहीं रहा भी होगा तो उसका कोई मैटर नहीं है, क्योंकि ये एक इमेजिनरी विलेज का स्टोरी ले लिया है, राइट। अब एक विलेज है तो वहाँ पर मेनली क्या होगा, किस बेस पे खड़ा होगा, उसकी इकोनॉमी किस बेस पे खड़ी होगी, वो कहाँ से पैसा अर्न करते होंगे। अब शायद इस लाइन से आपको इकोनॉमिक्स का मतलब समझ में आएगा। उसकी इकोनॉमी कहाँ पर स्टैंड करेगी, वो उसकी इकोनॉमी किस एक बेस पर खड़ी है, फार्मिंग पर। फार्मिंग एक मेन ऑक्यूपेशन है विलेज में, राइट। वैसा ही यहाँ पालमपुर हमारा जो एक इमेजिनरी विलेज है उसमें है। तो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी in Palampur, right? Whereas several others activities such as small scale manufacturing, dairies, transportation, etc. are carried out on a limited scale. कुछ एक लिमिटेड स्केल पे सब कुछ होता है, लेकिन जितनी फार्मिंग होती है उतना कुछ और नहीं होता है, राइट। तो उसके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जो वहाँ पर हैं, मैन मेड आइटम्स भी चाहिए, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी, ये इन सभी चीज़ों को मिलाकर प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है, राइट। अब छोटे से वे में हम जल्दी से पालमपुर की जो कंडीशन है उसको देख लेते हैं। पालमपुर एक वेल कनेक्टेड नेबरिंग विलेज से कनेक्टेड है, मीन्स एक रायगंज विलेज है, उससे बड़ा है, 3 किलोमीटर्स पालमपुर से है। वहाँ पे ऑल वेदर रोड्स कनेक्टेड द विलेज। ऑल वेदर को रोड्स, इसको ज़रा अच्छे से समझ लीजिएगा। ऑल वेदर रोड्स मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जब जो है गर्मियाँ या ठंड है तभी आप यूज़ कर पा रहे हैं, आप रेनी सीज़न में यूज़ नहीं कर पाते। ऑल वेदर रोड्स कही जाती हैं कि आप किसी भी टेम्परेचर पे जाएं, रोड पर आप चल सकते हैं, ठीक है। गर्मी में वो ख़राब नहीं होती, सर्दियों में ख़राब नहीं होंगी, और रेनी सीज़न में उनमें पानी नहीं भरेगा। मीन्स मेटेलिक रोड्स हैं, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा क्लास 6th-7th में, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक रोड्स पढ़ाया जाता है। तो ऑल वेदर रोड से कनेक्टेड है नियरली। रायगंज के नियर शाहपुर एक टाउन है, ये और इससे ज़्यादा डेवलप्ड होगा, ठीक है। जहाँ पर जाने के लिए आपको अलग अलग तरीके से बुल कार्ट को यूज़ कर सकते हैं, आप तांगा यूज़ कर सकते हैं, बोगीज़ यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक जाते हैं। और जनरली जो लोडिंग होती है वो जगरीज़ की है, मीन्स गुड़ जाता है उन सिटीज़ या टाउन्स तक, राइट। विलेज में अप्रॉक्स 450 फैमिलीज़, काफ़ी ठीक हैं, 450 फैमिलीज़ रहती हैं, जिनके जो अलग अलग सेवरल डिफरेंट कास्ट से बिलोंग कर रही हैं, ठीक है। 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, ओन मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज, and their houses, some of them quite large, are made of brick with cement plastering. And SC means comprises on the one hand 1/3 of the production and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of made mud and straw, है ना, वो उनके बने हुए हाउसेस में रहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पूरी है विलेज में, काफ़ी अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती रहती है, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके ट्यूबवेल्स को यूज़ किया जाता है। ट्यूबवेल्स फील्ड में यूज़ होते हैं, जिससे वाटरिंग जो इरिगेशन है उसको पूरा कर लिया जाता है, राइट। पालमपुर में स्कूल भी हैं, 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, 1 हाई स्कूल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है वहाँ पे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर और स्कूल्स मींस जो किसी भी एक विलेज के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, प्राइमरी स्कूल्स भी हैं वहाँ पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी काम कर रहा है लगातार, जिससे कि वो ठीक से ट्रीट होते होंगे। वहाँ पे जो डिजीज़ेज़ हैं इतनी प्रॉब्लम में नहीं रहते होंगे लोग, सिर्फ सिटीज़ पर ही डिपेंड नहीं रहे होंगे, राइट। तो इस तरह से पालमपुर अपनी काम करता रहता है, उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल पर जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो चल रहे हैं। वो इरिगेशन
वर्किंग भी हो सकती है, वो बेसिकली एग्रीकल्चर है, या ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते होंगे लोग, या फिर लेबर भी होंगे, मैसन्स भी होंगे, कारपेंटर्स भी होंगे, और मैकेनिक्स भी होंगे, क्योंकि वहाँ व्हीकल्स भी हैं लोगों के पास, राइट। सो ये कंडीशन है पालमपुर की, राइट। अब नेक्स्ट टर्न करते हैं नेक्स्ट पेज पे, और ये दिस इज नाउ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेटअप होता है। एक प्रोडक्शन को करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं, मीन्स देर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। 4 रिक्वायरमेंट्स मीन्स दीज आर, नंबर 1 द लैंड। अब लैंड में सिर्फ लैंड ज़मीन ही नहीं है, लैंड पर जो अवेलेबल है, लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट, मिनरल्स, ओके, दीज ऑल थिंग्स जो यूज होंगी। बेसिकली लैंड पर ही तो आप स्टार्ट करेंगे बिजनेस को, या कोई भी आप प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, चाहे आप सिंपल सा गुड़ ही बनाते हैं आप, है ना, आप गन्ना खरीदते हैं किसान दूसरे फार्मर से, और उससे आप उसका जूस निकालते हैं, उस जूस को पकाते हैं और फिर गन्ना बनाते हैं, तो लैंड तो चाहिए आपको। अब लैंड के ऊपर वाटर अवेलेबिलिटी है, फॉरेस्ट भी हैं और मिनरल्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर सिर्फ पालमपुर की बात नहीं देखी जाए तो कहीं पर भी आप जब भी हैं या पूरे इंडिया को देखिए तो लैंड प्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग ऑफ प्रोडक्शन में फर्स्ट रिक्वायरमेंट होता है, राइट। अब ज़मीन पे ही खड़े होकर काम करेंगे, सिंपल सी बात है, अब इसमें इतना ज़्यादा उलझने की ज़रूरत भी नहीं है, ज़मीन पर ही खड़े होकर काम करेंगे, कहीं बाहर ऊपर नहीं जा सकते आप, राइट। सेकंड नंबर, अब इस ज़मीन पे हमने एक स्ट्रक्चर तो खड़ा कर लिया, लेकिन इस काम को करने वाला कौन होगा, कौन करेगा, लेबर करेगी, राइट। द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। लेबर मीन्स पीपल हु विल डू द वर्क। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर highly educated workers to perform, yes or no, just like computer engineers, doctors, scientists, and other kind of skilled person who are trained for that particular work, yes or no, right। और कुछ के लिए सिर्फ फिजिकल वर्क लगता है, अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्क हु कैन डू मैनुअल वर्क। मैनुअल वर्क मीन्स जो अपने हाथ से काम करते हैं, उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, एक स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। उसको सिर्फ वो फिज़िकली स्ट्रांग होना चाहिए और आप उसको कर सकते हैं। जैसे आप फ्राइट में जब काम करते हैं, फ्राइटिंग मीन्स ढुलाई करते हैं एक जगह से सामान को दूसरी जगह ले जाने का, राइट। तो अदर एक्टिविटीज़, तो ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप मतलब एजुकेशन लेवल नहीं है उतना, आप मैनुअल वर्क कर रहे हैं तो आपके बिना काम चल जाने वाला है, नहीं, ये तो डायरेक्ट लेबर है, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि यही सबसे पहले उस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। इनको ट्रेन किया जाएगा, ये अलग बात है। लकड़ी आती है, मान लीजिए उसका फर्नीचर बनाया जाना है, लोहा आता है, उससे सरिया बनाया जाना है, स्टील प्लेट्स बनाई जानी हैं, वो लेबर ही काम करती है, मशीन्स काम करती हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि इतने टेम्परेचर पे इसको करना है। वहाँ पे एक सुपरवाइज़र होगा, इंजीनियर होगा, जो डिज़ाइनिंग पे काम कर रहा होगा, मोल्डिंग पे काम कर रहा होगा, टेम्परेचर पे काम कर रहा होगा, लेकिन करने वाली वो लेबर ही होगी, वो उसके बिना भी काम नहीं हो सकता है। आप पढ़े लिखे वाइट कॉलर जॉब से ही सब कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। ये 3 कॉलर्स होती हैं, आपको बताऊं मैं। वाइट कॉलर ऑफिशियल जॉब्स होते हैं, जो हाई रैंक्ड पोस्ट हैं, सुप्रीमोस ऐसा कह दिए, सीईओज जो होते हैं, मैनेजर्स। सेकंड होते हैं ब्लू कॉलर्स। ब्लू कॉलर्स होते हैं वो क्लर्क्स, अकाउंटेंट्स और सुपरवाइजर्स जो कंट्रोल करते हैं। थर्ड होते हैं ब्राउन कॉलर। ब्राउन कॉलर मीन्स होता है जो डायरेक्टली उसमें उतर के काम करता है, द फर्स्ट यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन, डायरेक्ट लेबर, ब्राउन कॉलर।
तो ये लेबर्स हैं, राइट। द थर्ड रिक्वायरमेंट, मूव इट। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। ये एक ही वर्ड है पूरा। थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल आपको समझ में आ रहा है, मीन्स दैट हैज एन एग्जिस्टेंस, that is physical. Capital, the other word is capital. Capital generally in accountancy it is used, means a money that is invested in a business. Capital, जो पैसा आपने जो बिजनेस कर रहे हैं आप उसमें लगा दिया है और उससे आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मीन्स वो मान लो कि 1 लाख रुपया से बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको कैपिटल बोलते हैं। मीन्स कैपिटल मीन्स जिससे स्टार्ट होगा एक रिसोर्स, जिससे कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, एक एफर्ट स्टार्ट किया जाएगा, तो वो कैपिटल है। तो यहाँ पर भी फिजिकल कैपिटल है, ठीक है। द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन, राइट। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल? 2 तरीके से आते हैं, ठीक है। नंबर 1 पे आता है फिजिकल कैपिटल में 2 चीज़ें। पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स कैपिटल का मतलब होगा कि टूल्स होंगे, मशीनरी होगी, बिल्डिंग चाहिए होगी, ठीक है। टूल्स एंड मशीनरी एंगेज होंगे, राइट। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम very simple tools such as farmer's plow to sophisticated machines, so such as generator, turbines, computer etc. कुछ भी हो सकते हैं, टूल्स होंगे वो, ठीक है। वो फिक्स्ड कैपिटल बोली जाएगी, क्योंकि रोज़ रोज़ नहीं खरीदे जाते हैं, इसलिए वर्ड दिया है फिक्स्ड। रोज़ नहीं खरीदा जाएगा। आपने एक बार ख़रीद लिया एक जनरेटर को तो वो कुछ टाइम तो चलेगा। एक मशीन खरीदी आपने तो वो आप ये समझते हैं कि वो 3 से 5 साल के बीच में काम करे, उसके बाद एक्सपायर हो, टेक्नोलॉजी चेंज हो तो हम तब उसे बदल देंगे। तो ये फिक्स कैपिटल्स होते हैं, राइट। सेकंड नंबर पे आते हैं वर्किंग कैपिटल्स। वर्किंग कैपिटल्स का मतलब है जिनको डालकर काम होने वाला है। आपको ब्रेड बनानी है, राइट। आप मशीन खरीद के ले आए, आपके पास मशीन है, जनरेटर भी है, आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी ले रखा है, दोनों ख़राब हो जाते हैं तो आपके पास सोलर पावर भी है और लेबर भी खड़ी हुई है, आप के पास पैसा भी है जेब में, आप भी खड़े हुए हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, वॉट एवर सो। लेकिन जब तक आपके पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तब तक काम नहीं चलने वाला है, सिंपल। रॉ मटेरियल मीन्स वर्किंग कैपिटल, जिसके बेसिस पर आप काम करेंगे। मीन्स वो सामान जिसको बनाया जाना है उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल, राइट। रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। तो प्रोडक्शन रिक्वायर्स a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and a clay used by the potter। और जैसे अभी बताया कि क्या आपको ब्रेड बनाना है, फ्लोर चाहिए, चाहे आप सीधे ही वीट खरीदिए, राइट। वीट को खरीदिए अपने यहाँ ही, उसको कन्वर्ट करिए फ्लोर में और उसके बाद आप ब्रेड बनाना शुरू कर दीजिए। तो रॉ मटेरियल इज़ मोस्टली नेसेसरी। आपके पास ये सब कुछ ऊपर वाला सेटअप रखा हुआ है और आप रॉ मटेरियल नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे, राइट। कुछ भी नहीं बना पाएंगे। तो वर्किंग कैपिटल इसलिए दूसरे नंबर की रिक्वायरमेंट बन जाती है फिजिकल कैपिटल में। तो फिजिकल कैपिटल इज़ द थर्ड रिक्वायरमेंट। अब तीनों को एक बार और रिमाइंड कर लीजिए क्या क्या है। नंबर 1 लैंड, ये रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, सर्विस के लिए, राइट। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पहला क्या है लैंड, दूसरा नंबर सेकेंड लेबर, थर्ड नंबर फिजिकल कैपिटल। Physical capital has 2 aspects. Physical capital has 2 aspects. Which are these? Fixed capital and working capital. Now the fourth point, the most important point, जिसके बिना भैया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये है knowledge. There is fourth requirement, true. You will need knowledge and enterprise to be
able to put to be able to put together land, labor and physical capital. इन तीनों को मिलाकर एक जगह इकट्ठा करने वाली पावर का नाम है नॉलेज। अगर आपके पास वही नहीं है तो आपके पास लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, वो रखी रह जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है, या तो आप शायद उसका बिल्कुल कबाड़ा कर देंगे, है ना, वो बिल्कुल डेप्रिशिएट हो जाएगी, वो बिल्कुल डिक्लाइन हो जाने वाली है जब तक आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है उसको चलाने के लिए। इज इट ओके? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज नॉलेज। नॉलेज के बिना आप लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल को कभी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसको प्रोडक्टिव नहीं बना सकते। जिसको प्रोडक्टिव कहते हैं ना, कि ये अब प्रोडक्टिव बन गया, है ना। अब वो नॉलेज का सोर्स क्या है? वो नॉलेज होगी किसके पास? वो होगी ह्यूमन के पास। यस और नो? तो इसको इसलिए नाम दिया गया है ह्यूमन कैपिटल। क्या नाम दिया गया है? ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मीन्स वो लोग जो आपके लिए आपकी लैंड, आपके लेबर, आपके फिजिकल कैपिटल को यूजेबल बनाएंगे, प्रोडक्टिव बनाएंगे, वो है ह्यूमन कैपिटल। किसी भी कंपनी के सबसे ज़्यादा ज़रूरी कैपिटल होती है ह्यूमन कैपिटल। आप उन सारी निर्जीव चीज़ों को लेकर बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा जब तक ह्यूमन मीन्स आपके एम्प्लॉयज़, आपके जो ऑफिसर्स हैं, आपने जिनको मैनेजर्स बनाया है, आपने जिनको लेबर पे अपॉइंट किया है, वो काम नहीं करते हैं, या उनके पास उतनी नॉलेज नहीं है, या वो नॉलेज का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तब तक आप कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज ह्यूमन कैपिटल। इज इट ओके? ये पूरा 5 मार्क्स का एक आंसर आपके तैयार हो जाता है अगर आप इसको कैरी करते हैं ठीक से। तो एक और बार रिमाइंड कर लीजिए, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये चारों मिलकर किसी भी प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने का काम करती हैं। आप चाहे एक सुई बनाते हैं छोटी सी, या आप एक बहुत बड़ा एरोप्लेन बनाते हैं, आप कंप्यूटर्स बनाते हैं, उसके सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, आप पॉलिसीज़ बनाते हैं, जस्ट लाइक इन LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आप वो बनाते हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप होटल आपका है, आप वहाँ पे फूड डिलीवर करवाते हैं सिर्फ, या जैसे आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, आपके पास प्रोडक्शन मतलब कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप प्रोडक्शन नहीं करते हैं, वहाँ से सिर्फ डिलीवर कराते हैं, तब भी वो एक बिजनेस है। इन सभी को यूज़ करके ही आप उसको पॉसिबल कर पाते हैं। इज़ इट ओके? तो यहाँ पे एक NCERT बुक जो है आपको एक पिक्चर देता है, यहाँ पर दिखाया गया है कि अ फैक्ट्री विद सेवरल लेबर्स एंड मशीन्स। काफ़ी सारे हैं ना, काफ़ी ओल्ड टाइप का फोटोग्राफ है, पुराने टाइम का, कुछ बना रहे हैं, ये शायद क्लॉथ डिपार्टमेंट है ये, राइट। So every production is organized by combining land, labor and physical capital and human capital, which are known as factor of production. Is it okay? Factor of production. As we know, as we read through the story of Palampur, we will learn more about the first 3 factors of production, right? For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. Is it okay?